मेरे प्यारे बच्चों, सभी को स्वागत है देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ का हम लोग जो है विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर चैप्टर वन का जो होता है, ये सारे हमारा सब्जेक्टिव पॉइंट है। क्या है? सब्जेक्टिव पॉइंट है। आप देखेंगे ये सारे सब्जेक्टिव पॉइंट हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चों, आइए, क्लास टेंथ का जो होते हैं न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। बच्चों, आप जितना ध्यान पूर्वक से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो चलो बच्चों, बिना लेट किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं और आप देखने का प्रयास करेंगे। आपको तमाम जो होते हैं क्लास 10 का चैप्टर वन साइंस से जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित आपको क्या क्या मुद्दा पढ़ना है, वो सारी चीजें जो होते हैं आपको ये बना करके आपको ये दिया गया है। देखने सारा अभ्यास, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब आपके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप बहुत बेहतर से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। ये देखेंगे सबसे पहले क्या है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लास टेंथ है। ठीक है, क्लास टेंथ क्या है, क्लास टेंथ देख रहे हैं। ठीक है, और ये क्लास टेंथ का है वो क्या है, सबसे पहले क्या है, विज्ञान यानी कि साइंस है। ठीक है, और ये पर आपका चैप्टर है क्या, अध्याय वन है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखेंगे कि यहाँ अध्याय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसमें देखेंगे कि इस अध्याय में, प्रस्तुत अध्याय में आप पढ़ेंगे आखिर क्या क्या पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले चैप्टर का निचोड़ देखना होगा, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर हमें इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक चैप्टर का हम लोग निचोड़ नहीं समझते हैं, पूरा डिटेल नहीं समझते हैं, तब तक हमें चैप्टर के बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं लग सकता। इसीलिए मैं सबसे पहले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है वो तमाम सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, यदि कोई नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे आप शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपना 10 क्लास की पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से कर सकता है। और बच्चों, इस देहाती सर यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को सभी विषयों से संबंधित आपको तैयारी करवाई जाएगी और आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर सुंदर नोट्स बनाकर दिया जाएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए, बोलता प्रस्तुत पाठ में पढ़ेंगे क्या है, रासायनिक समीकरण। सबसे पहले देखिए क्या है रासायनिक समीकरण। ठीक है, आखिर रासायनिक समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण लिखना। आखिर हम लोग ये समझेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। दूसरा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि जब हमारे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो उसका क्या महत्व निकलती है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट आपके लिए है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो होते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं पहला हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा वियोजन अभिक्रिया है, इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है कि उपचयन क्रियाओं के प्रभाव, यानी कि उपचयन क्रियाओं के प्रभाव, यदि हमारे किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो आखिर उसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे चीजों को देखना है। जैसे संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता हो गया। संक्षारण का मतलब हो जाता है नष्ट होना, किसी भी चीज को क्या करना, नष्ट करना। विकृत गंधिता का मतलब हो जाती है क्या, लंबे समय तक किसी भी चीज को कहीं रख दिया जाता है खुले स्थान पर तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाती है, उसमें ऑक्सीकृत बढ़ जाती है, समझ में आ रही कि नहीं, और उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजों को हमें देखना है, इस नोट्स के माध्यम से आपको समझाना है, आप समझिए आराम से। देखिए बोलता है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, चलिए इसका डिफिनेशन देखिए। बोलता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनता है तो क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है, ये चैप्टर का पहला पॉइंट है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, देखिए क्या है, Mg से मैग्नीशियम, O से ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है। जब देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं। ठीक है, जब दोनों मिल गया तो हमें एक नया पदार्थ के रूप में प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ। तो मतलब नया पदार्थ बना कि नहीं, जब दो पदार्थ आपस में मिल गया तो हमें क्या हुआ, एक नए पदार्थ हमें प्राप्त हुआ, उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है,
और आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्या है कि भोजन को पकाया जाता है। भोजन को पकाया जाना, आप क्या करते हैं, गर्म पानी में क्या करते हैं, देखिए गर्म जल में जो होता है, हमने गर्म जल में क्या किया, हमने गर्म जल में क्या किया, देखिए गर्म जल में हमने क्या किया, चावल को डाला, क्या डाला, चावल को डाला, ठीक है। तो हमें उससे मिलता क्या है, भात बनता है, ठीक है। अब लकड़ी को आग के साथ जलाते मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है, लकड़ी को जब आग के साथ जलाते हो तो हमें राख प्राप्त होता है। कोयला जो होते हैं जब हमारे आग के साथ जलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, राख प्राप्त होता है, ठीक है। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर जब एक नया पदार्थ बनता है तो उसे हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं बच्चों। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे, वो सारी चीजों को देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो आखिर हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले पहचान के नियम क्या है रासायनिक अभिक्रिया की, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, माने कि पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाएंगे तो मिलने के बाद उस पदार्थ का रूप उसी जैसा नहीं होगा जिस प्रकार वह पदार्थ का मूल रूप था। मतलब उस पदार्थ को मिलने के बाद हमें क्या होगा, एक नए पदार्थ मिल जाएगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आएगा बच्चों, ठीक है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, उसका रंग में परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, गैस में निकास आने के उससे गैस उत्सर्जन होना, गैस निकलना शुरू हो जाएंगे। ताप में परिवर्तन, उसके टेम्परेचर आने की ताप में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे क्या है, बोलता है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ हो, जब कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन यदि आपको कहीं दिखाई देता है, कहीं होता है, तो आप कह सकते हैं वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। से देखेंगे बच्चों क्या है कि रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से जो हम दर्शाते हैं, जो हम दिखाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम हमारा क्या है, एक हमारा तत्व है, पदार्थ है। दूसरा हमारे क्या है, ऑक्सीजन भी तो हमारा एक पदार्थ है। देखेंगे सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा जो है, इसी को समीकरण कहते हैं प्रतीक। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी प्रतीक को जो होता है दर्शाने के लिए जो हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अगला हमारे क्या है कि उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद क्या है, उत्पाद जो होता है, आप ध्यान देंगे उत्पाद क्या है, किसी रासायनिक, यहां पर क्या होगा, रासायनिक होगा, ठीक है, क्या होगा, रासायनिक होगा, ध्यान दीजिएगा। बोलता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं और उससे क्या होता है, जब हमें एक नया पदार्थ की प्राप्ति होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे बच्चों आप देख सकते हो क्या कि Mg प्लस O2 हमें प्राप्त हो जाता है MgO। देखिए बच्चों ये MgO जो हमें प्राप्त हुआ ये हमारा उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलने के बाद हमें नया पदार्थ की प्राप्ति हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, हमें नए पदार्थ के रूप में जो प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे क्या हो गए, उत्पाद हो गए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, क्या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया बोलता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग मतलब मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद मतलब जो नए पदार्थ जो हमारे बनेंगे, एकल यानी कि एक ही पदार्थ का उत्पाद का जो निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बोलता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एक सामान्य सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं, आपको समझना आसान होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ए बी हमारा पदार्थ है, बी भी हमारा पदार्थ है, ठीक है। ए और बी देख रहे हैं दोनों हमारा पदार्थ है, दोनों ने क्या किया,
रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तो हमें क्या हो रहा है, ए और बी यानी कि एकल उत्पाद के रूप में हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो आप ये समझिए कि ये हमारा क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो इस प्रकार के आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, या तो उदाहरण लिखना होता है, तो इसके आधार पर आप समझ सकते हो कि ये हमारा पदार्थ है, बी भी हमारा पदार्थ है। जब ये क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, नया उत्पाद के रूप में हमें एक ही पदार्थ का प्राप्त हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। जैसे देखेंगे क्या है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है ना, H2O जल यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल, देखिए दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक उत्पाद का ही निर्माण कर रहा है और एक उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से देखेंगे, क्या देखेंगे कि ऊष्मा के आधार पर बच्चों, ऊष्मा यानी कि ताप यानी कि ऊष्मा के आधार पर जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बच्चों ये ऊष्मा के आधार पर जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। पहला देखेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझिए कि वे रासायनिक जिसमें अभिक्रिया के दौरान जब वे कोई रासायनिक पदार्थ जब अभिक्रिया करता हो और उसमें कहीं ऊष्मा निकल रहा हो, ऊष्मा निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं कि CH4 मीथेन और ऑक्सीजन के साथ में हमारा क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ऊष्मा के रूप में निकल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट आप देखेंगे क्या है, उष्माशोषी। देखिए उष्माशोषी जो होते हैं वियोजन अभिक्रिया के बाद लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको मैं बता दूं कि उष्मा के आधार पर जो आपको दिया गया है, उष्मा के आधार पर जो दिया गया है, इसीलिए जो होता है आपको यहाँ दोनों लिख दिया गया है। क्या, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। ठीक है, तो इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए हम लोग समझेंगे यहाँ पर उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी, शोषी का मतलब सोखना, जो उष्मा को क्या करता है, शोषण करता हो, जो सोखने का काम करता हो। ठीक है, जो शोषण करता हो, ह्रास करता हो। वे अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, वह उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, उदाहरण में भी, है ना। देखिए उसके बाद हमारा प्रश्न अगला है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर आप इसको वियोजन कहिए या फिर आप इसको अपघटन कहिए। ठीक है, बोलता है वैसे, यहां पर जो होते हैं वैसे अभिक्रिया होगा। ठीक है, बोलता है क्या, वैसे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक मतलब अभिकारक हो तो कितना हो, एक ही होगा। ठीक है, अभिकारक होगा तो क्या होगा, एक ही होगा। वियोजित यानी विघटित होकर, वियोजित मतलब अलग, विघटित होकर के भी जो होता है अलग, दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करता है ना। वैसे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक मतलब एक ही अभिकारक जो होता है, वियोजित विघटित होकर दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए बोलता क्या है, FeSO4। FeSO4 आप जो यहाँ देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या है, एकल अभिकारक है, एक अभिकारक है ना। जैसे यहाँ प्लस दे करके और यदि हम कुछ लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, और यदि एग्जाम्पल में प्लस दे करके यहाँ और कुछ लिखा हुआ रहता तो ये क्या था, दो अभिकारक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, प्लस के बाद भी हमारे एक अभिकारक है, दो है ना, तो ये क्या हो गया, एकल अभिकारक नहीं, एक यहाँ पर कितना है, दो अभिकारक है। ठीक है, लेकिन वियोजन में क्या बोलता है कि एकल अभिकारक जो होते हैं वियोजित या विघटित होकर अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। जैसे देखिए क्या है, फेरस सल्फेट है ना। फेरस सल्फेट जो होते हैं इसमें क्या होता है, उष्मा के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखेंगे हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो दो या दो से अधिक प्राप्त हो रहा है। जैसे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3 यानी कि 1 2 3 यानी कि हमें तीन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, मेरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
देखिए अगला आपके लिए है, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? विस्थापन कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, जो पदार्थ सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, वो क्या होता है कि कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, वो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे क्या है, कॉपर सल्फेट, देखेंगे Fe+CuSO4 है। आप देखेंगे क्या है, आयरन सल्फेट FeSO4 CO, देखिए क्या है, कॉपर को अलग कर दिया ना, आयरन सल्फेट का निर्माण कर लिया अभिक्रिया करने के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप यहां ध्यान देंगे, क्या बोलता है क्या कि यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। बोलता है यहाँ लोहा जो होता है ना, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जो अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ या उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। कॉपर सल्फेट से, देखिए कॉपर सल्फेट से क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया, क्योंकि कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है वो हमारा क्या है, आयरन है, यानी कि लोहा है। ठीक है, बोलता है क्या, अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, यानी कि अभिक्रिया जब होता है, जब कॉपर सल्फेट, आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु परंतु जैसे ही लोहे की कील को विलयन में डालते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग जो होता है नीला से भूरा हो जाता है, नीला से भूरा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको आराम से देख लेंगे, बहुत ही जरूरी है। देखिए बच्चों, अगला आपके लिए है कि द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच जैसे देखिए Na2SO4 ये भी अभिकारक है, BaCl2 ये भी हमारे अभिकारक है ना। तो अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं कि Na2SO4 प्लस BaCl2 है ना, क्या BaSO4 NaCl, तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा, आदान प्रदान कर रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, देखेंगे अगला आपका पॉइंट है क्या, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो बच्चों, आपने उपचयन के बारे में पढ़ा होगा कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, उपचयन हो जाता है। और अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में क्या होते हैं, ऑक्सीजन की ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, अपचयन अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन बट हम लोग यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्या है कि उपचयन बोलता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, मतलब कमी होता है, अथवा दोनों हो तो क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। दोनों हो तो क्या कहते हैं, उपचयन। जिसे देखिए क्या है, CO2, यानी कि C जो होते हैं O2 के साथ में क्या कर रहा है, अपना अभिक्रिया कर रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, CO2 मिल रहा है ना। देखिए बोलता है कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। कार्बन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वृद्धि होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो गया। ठीक है, तो ये देखेंगे एग्जाम्पल में जितने भी सारे आपको दिया जा रहा है, इसको भी साथ में लिखते जाना है, याद कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। बोलता अपचयन अभिक्रिया बोलता किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, जब हाइड्रोजन बढ़ता है अथवा हाइड्रोजन वृद्धि होता है, अथवा दोनों, इसे अपचयन करते हैं। देखिए ध्यान देंगे, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होता है ना, और ऑक्सीजन की क्या होता है, ध्यान देंगे, ऑक्सीजन का जो होता है हमारा, ऑक्सीजन का कमी होता है ना, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ और ऑक्सीजन का कमी हुआ, यहाँ ऑक्सीजन तो टाइप करना थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है और ऑक्सीजन की जो होते हैं कमी होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन कहते हैं। ओके, जैसे क्या है देखेंगे, CuO प्लस H2 क्या हो जाता है, CuH2
ओ हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है CuO, Cu क्या है, एक प्रकार के हमारा कॉपर ऑक्साइड है ना। ये क्या किया, ऑक्सीजन को खो दिया। क्या करता है, CuO जो होते हैं ऑक्सीजन को खो देता है, तो क्या हो जाता है, Cu जो होते हैं तांबा में बदल जाता है। जब CuO जो होता है क्या करता है कि ऑक्सीजन को जब खो जाता है तो Cu जो होते हैं तांबे में बदल जाता है। ये क्या हुआ, हमारा अपचयन हुआ। क्या हुआ, मेरा अपचयन हुआ। बोलता है जबकि जो होते हैं H2 जो होता है ऑक्सीजन प्राप्त किया। H2 क्या किया, देखिए H2 जो होते हैं ऑक्सीजन प्राप्त किया, तो H2 जो होता है हमारा क्या बन जाता है, एक, तो यह क्या होता है, ऑक्सीकारक हुआ, यानी कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। हाँ, तो समझिए, बोलता किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित होता है। एक अभिकारक में क्या होता है, अपचयित मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि करना। दूसरा अभिकारक में अपचयित होता है ऑक्सीजन की कमी करना। तो इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग, उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी को देहाती सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस प्रकार के तमाम साइंस से रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बच्चों के इस प्रकार के कहीं आपको वीडियो लेना, PDF फाइल कहीं आप लोगों को चाहिए, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को कहीं PDF फाइल चाहिए, तो आप जो होते हैं टेलीग्राम जो होता है, टेलीग्राम पर जाकर के जो होते हैं देहाती सर को जो होते हैं आप फॉलो कीजिए। आपको जो होते हैं तमाम PDF फाइल जो होते हैं आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ले करके बताइए। क्या इसी प्रकार से आपको इस चैप्टर का जो होते हैं आपको अभ्यास का प्रश्न उत्तर भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसे लगा। आप कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, सभी को धन्यवाद।